हमारी मूवी है न्यू ट्रायल। ये एक कोरियन क्राइम ड्रामा मूवी है और ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम यूजिन को देखती हैं, जिसे बाइक चलाते वक्त उसकी मॉम का कॉल आता है। यूजिन की मॉम कहती है काफी रात हो गई है, तुम हो किधर? यूजिन कहता है ठीक है मैं घर पहुंच रहा हूँ। ऐसा बोलकर यूजिन कॉल रख देता है और लाइटर से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही यूजिन की गाड़ी के सामने कोई अनजान आदमी आ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में यूजिन की बाइक पलट जाती है और यूजिन बाइक से गिर जाता है। फिर जब यूजिन उठने की कोशिश करता है तभी उसे पास की गाड़ी में किसी की डेड बॉडी दिखती है। आगे पुलिस वाले वहां आकर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती हैं। ये केस चीफ कैंग और उसके दो साथियों के हाथ लगा था। तभी चीफ पीछे मुड़कर यूजिन को देखता है। यहाँ यूजिन पुलिस वालों को बता रहा था कि उसके आने से पहले यहाँ से कोई अनजान आदमी भागने की कोशिश में था और तभी उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। यूजिन को देखकर चीफ कहता है ये तो वही लड़का है जिसे हमने बार में देखा था। ऐसा बोलकर चीफ यूजिन के पास जाता है। इधर यूजिन की बाइक को खोलने पर चीफ को उसमें से एक काफी अच्छे से पॉलिश किया हुआ चाकू मिलता है। चीफ यूजिन के पास जाकर कहता है ये चाकू तुम्हारे पास कैसे आया? तब यूजिन इस पर कुछ नहीं कहता और एकदम से घबरा जाता है। आगे यूजिन पर कोर्ट में मुकदमा होता है। इस मुकदमे में यूजिन की सिंगल मदर सैरा भी आई थी। इधर जज सभी सबूतों और विटनेस को देखते हुए यूजिन को 15 साल की सजा सुनाता है। यहाँ जेल जाते वक्त यूजिन अपनी मॉम से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। इधर यूजिन की मॉम को भी यूजिन पर पूरा भरोसा था कि उसका बेटा इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। फिर इसके बाद मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम इधर एक अनसक्सेसफुल लॉयर हान को देखते हैं। इधर हान की डिवोर्स वाइफ हान पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि हान से डिवोर्स लेने के बाद भी उसे अपनी बेटी के साथ हान के केस के सिलसिले से कोर्ट आना पड़ रहा था। तभी मुकदमे का वक्त शुरू होता है। दरअसल यहाँ कुछ लोगों ने एक कंपनी के एम्प्लॉयज पर पैसों का फ्रॉड किया था और उन्हीं के लिए हान इस केस को लड़ने आया था, लेकिन हान इस केस को हार जाता है। फिर कोर्ट से बाहर निकलते ही सारे एम्प्लॉयज हान पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इस केस में काफी सारा पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया था। तब हान उन्हें बताता है कि इस केस को लेकर वो खुद कर्जे में डूब गया है। ऐसा बोलकर हान उन एम्प्लॉयज से बचते हुए वहां से भागने लगता है। वहीं हान की वाइफ और उसकी बेटी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ हम यूजिन की मॉम सैरा को देखती हैं। सैरा को बैंक की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उसे कई सारे पैसे पे करने थे। सैरा बैंक के स्टाफ से पूछती है मुझे इतने पैसे क्यों पे करने हैं? बैंक स्टाफ बताता है जिस आदमी को आपके बेटे ने 15 साल पहले मारा था उसने बैंक से $40,000 का इंश्योरेंस करवाया था, और अब क्योंकि उनका कातिल आपका बेटा है इसलिए 15 साल बाद वही पैसे आपको और आपके बेटे को इंटरेस्ट के साथ चुकानी है। तो इसे सुन सैरा गुस्सा होती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसका बेटा जेल से रिहा हुआ था और अब अचानक से उन्हें इतने सारे पैसे भी चुकाने होंगे। दूसरी तरफ हम हान को उसके एक पुराने फ्रेंड जैंग के साथ देखती हैं। जैंग की घड़ी और उसके पहनावे को देखकर हान समझ जाता है कि जैंग काफी अमीर हो चुका है, इसलिए हान जैंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार जिस कंपनी में काम करता है उसके बॉस से उसकी सिफारिश करे, बदले में वो उसे हर केस का पार्टनर बनाएगा। तो अगले दिन ही जैंग कंपनी के बॉस को हान से इंट्रोड्यूस करवाता है और बॉस पहले ही दिन हान से इम्प्रेस होकर उससे ट्रेनिंग के लिए एक ऐसा केस देता है जिस पर कोई लॉयर काम करना नहीं चाहता। फिर कंपनी की असिस्टेंट हान को गाइड करते हुए उस केस के क्लाइंट के घर ले जाती है। घर में नॉक करते ही वहाँ एक यंग लड़का आता है। ये दोनों उस लड़की को बताती हैं कि वो केस के सिलसिले से मिलने आए हैं। तो इसे सुनते ही वो लड़का अपनी बोतल फेंक कर इन पर हमला करता है और कबाड़ में से एक नुकीला हथियार निकाल कर उन दोनों को यहाँ से भागने कहता है। तभी उधर सैरा आ जाती है। सैरा ने ही इनके केस की अर्जी टाली थी। वहीं वो खतरनाक लड़का सैरा का ही बेटा यूजिन था, जो 15 साल तक जेल में रहने के बाद एकदम बदल गया था और अब यूजिन को सारा दिन शराब पीकर घर में रहने की बुरी आदत लग गई थी, जिस कारण यूजिन की मॉम सैरा को अंधी होते हुए भी काम करने जाना पड़ता था। इधर सैरा उन दोनों को थोड़ी देर बाद आने कहती है तो हान इस पर मान जाता है। आगे कुछ समय बाद हान यूजिन के पास जाकर उसे समझाता है कि जिस आदमी को तुमने 15 साल पहले मारा था उसकी फैमिली तुमसे इंश्योरेंस का पैसा इंटरेस्ट के साथ मांग रही है और इसकी परमिशन वेलफेयर सर्विस वालों ने भी दे दी है। इसे सुनते ही यूजिन कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। हान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, थोड़ा साफ बताओ। तब यूजिन हान को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है, जिसके साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम यूजिन की क्लासमेट सुकी को देखती हैं। सुकी एक बार में काम करती थी, वहीं यूजिन सुकी से एक तरफा प्यार करता था। तभी सुकी के बार में पुलिस चीफ कैंग और उसके दो साथी आ जाती हैं। कैंग और उसके दोनों साथी शहर के
करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स थे। इधर कैंग अपनी टेबल के पास सुकी को बिठाकर कहता है, पुलिस होने का यही फायदा है कि आप कितने भी गुनाह करो कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। जिस आदमी से यूजिन की टक्कर हुई थी वो आदमी यूजिन के रोकने पर भी नहीं रुकता क्योंकि वही असली किलर था। अब किलर के चले जाने के बाद यूजिन पीछे मुड़ता है तो वहाँ मर चुके आदमी की गाड़ी दिखती है। फिर क्राइम सीन में चीफ कैंग आता है और यूजिन की बाइक से चाकू निकालकर उससे इस चाकू के बारे में पूछता है। इस चाकू के बरामद हो जाने के बाद चीफ कैंग यूजिन को एक होटल में बहुत टॉर्चर करता है। कैंग इस केस का क्रिमिनल यूजिन को साबित करके ये केस जल्दी निपटाने के चक्कर में था। कैंग खुद से एक नकली स्टोरी बनाते हुए कहता है, कॉल के जस्ट बाद तुम्हारी बाइक अचानक से रुक गई और इस कारण कैब ड्राइवर तुमसे झगड़ा करने लगा, लेकिन तुम एक शॉर्ट टेम्पर इंसान हो इसलिए तुमने कैब ड्राइवर को मार डाला। तब यूजिन इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसे सुन कैंग के तीनों ऑफिसर्स यूजिन को बहुत मारते हैं और उसे उनके बताए हुए स्टेटमेंट में साइन करने कहती हैं। प्रेजेंट में सीन हान पर शिफ्ट होता है। हान मीटिंग में सबको बताता है कि यूजिन को सजा देने के 3 साल बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मरने वाले ड्राइवर का इंश्योरेंस यानी $40,000 यूजिन कंपनसेशन के रूप में भरेगा और अगर 14 साल का इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो ये पैसे $1,40,000 होते हैं। लेकिन यूजिन खुद कर्जे में डूबा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि यूजिन पैसे भर पाएगा, इसलिए पैसे न भरने पर यूजिन को फिर से जेल होगी। इसे सुन बॉस कहता है, इस केस को लेने से मेरी कंपनी को क्या फायदा होगा। हान कहता है, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज प्रमोशन में इतना पैसा क्यों वेस्ट करती है ताकि उनका लोगों के अंदर एक अच्छा प्रभाव पड़े। इसी तरह से ये केस गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। इस केस को फ्री में लेकर अगर हम बाय चांस केस जीत गए तो मीडिया में हमारी बेहतर इमेज बनेगी और केस को हारने पर भी आपकी कंपनी का इनडायरेक्टली मीडिया में प्रमोशन ही होगा। तो बॉस हान की इन बातों को सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है, अगर ये आइडिया काम किया तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी का पार्टनर बना लूंगा। इसे सुन हान बहुत खुश होता है। वहीं जैंग इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। आगे हान गाड़ी में अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है, मैंने शराब पीना और बाकी सारी गंदी आदतें छोड़ दी हैं। मेरे हाथ बहुत जल्द एक अच्छी जॉब भी लगने वाली है, प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दो। तो हान की वाइफ तुरंत कॉल काट देती है। फिर हान यूजिन का केस रिकॉर्ड लेने कोर्ट पहुंचता है। इसी कोर्ट में यूजिन का फैसला सुनाया गया था। लेडी स्टाफ रिकॉर्ड देखती है तो उसमें इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैंग थे। कैंग का नाम देखकर लेडी स्टाफ कहती है, मैंने इस ऑफिसर के कई सारे केसेस देखे हैं, मुझे हमेशा से इसके इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर शक होता है। खैर आपकी रिक्वेस्ट से ये केस 3 महीने बाद फिर से ओपन होगी। तो इसे सुन हान उनका शुक्रिया करता है। आगे हान को केस की पुरानी फाइल चेक करने एक कमरे में बिठाया जाता है। इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसलिए हान अपनी जेब से फोन निकालकर कैमरे से चिपटी हुई फाइल को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बाद में उन्हें देख सके। आगे हान इस केस के पुराने जज से मिलता है और उनसे कहता है, रिकॉर्ड्स के अनुसार यूजिन ने मर्डर गाड़ी रुकने के बाद किया था। अगर हम गाड़ी के मीटर से गाड़ी के रुकने का ग्राफ निकलवाएं तो इससे हम मर्डर के एग्जैक्ट समय का पता कर सकती हैं। फिर इसके बाद एक इंजीनियर गाड़ी के मीटर को चेक करता है। इधर कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट में मीटर का डाटा अचानक से बंद हो गया था। इंजीनियर कहता है, किसी ने गाड़ी के मीटर के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इसका डाटा वापस ला सकता है। तभी हम इधर कैंग के एक आदमी को देखती हैं जो इन पर नजर रख रहा था। फिर सीन कैंग और उसके 2 साथियों पर शिफ्ट होता है। इधर ये तीनों पिछली बार की तरह ही एक लड़की से जबरदस्ती करके उसे नई केस का सस्पेक्ट बनाने वाले थी, पर तभी कैंग को उसका आदमी कॉल करके बताता है, यूजिन का केस एक नए लॉयर ने लिया है, वो किसी भी तरह से उस केस को रीओपन करवाना चाहता है। इवन उसने तो गाड़ी के मीटर का सही डाटा भी निकलवाना शुरू कर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? कैंग कहता है, घबराओ मत, अभी भी केस रीओपन होने में टाइम है, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर कैंग कॉल कट कर देता है और अपने साथियों से उस लॉयर के बारे में पूछता है जिसने उस वक्त उनके साथ यूजिन के खिलाफ केस लड़ा था। फिर रात को हम हान को देखते हैं। हान यूजिन से कहता है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने काफी लापरवाही से की थी। पुलिस वालों ने कार के अंदर से मीटर तो निकाल लिया, लेकिन मीटर का डाटा निकालने की कोशिश तक नहीं की। इसे उन्हें मर्डर का सही समय जानने में आसानी होती। तो इसे सुन यूजिन वहाँ से जाने लगता है। तब हान यूजिन को रोककर कहता है, क्या तुम पूरी जिंदगी किसी के खून का बोझ लेकर जी सकोगी? तुम्हें पैसे न चुकाने पर वैसे भी फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। यूजिन कहता है, मैं जेल में ही खुश था, वहाँ की दुनिया कम से कम यहाँ से बेहतर थी। हान कहता है, तुम एक सेल्फिश आदमी हो, तुम्हें अपनी मॉम का भी ख्याल नहीं कि तुम्हारे जेल जाने के बाद उनका क्या होगा। वैसे भी वो अंधी होकर भी रोज काम करने जाती हैं और तुम उन्हें अकेला छोड़ देना चाहते हो। तो इसे सुन यूजिन को पछतावा होता है। अब यूजिन हान को लेकर उसी क्राइम सीन में पहुंचता है जहां पर उसका किलर से एक्सीडेंट हुआ था।
यहाँ यूजिन हान से पुलिस रिपोर्ट मांगता है। तब हान अपने बैग से निकाल कर रिपोर्ट यूजिन को देता है। इन रिपोर्ट्स में पुलिस वालों ने यूजिन से प्रैक्टिकली वो घटना करवा के दिखाई थी। इस रिपोर्ट को देखकर यूजिन को उसका फ्लैशबैक याद आता है। उधर ऑफिसर कैंग ने यूजिन को नकली चाकू देकर कैब के अंदर बिठा दिया था। हालांकि यूजिन की बॉडी लैंग्वेज किलर जैसी बिल्कुल नहीं थी और उसे चाकू मारना तक नहीं आता था, लेकिन फिर भी कैंग ने झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे किलर साबित करवा दिया। अब यूजिन हान से उसका स्टॉप वॉच ऑन करने कहता है, क्योंकि वो हान को क्राइम सीन परफॉर्म करके दिखाने वाला था। तब हान यूजिन की बात मानकर मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन करता है। स्टॉप वॉच ऑन करते वक्त हान अपने दिमाग में पूरी घटना को रिकॉर्ड के अनुसार इमेजिन करने लगता है। उस वक्त रात के 2:08 हो रहे थे। उसी के कुछ वक्त पहले ही यूजिन का कॉल खत्म हुआ था। गलती से सेम टाइम पर यूजिन की बाइक बीच रास्ते में रुक गई, जिस पर टैक्सी ड्राइवर बहस करने लगा। बहस इतनी बढ़ गई थी कि टैक्सी ड्राइवर ने यूजिन के फादर के बारे में बुरा बोल दिया। ये बात यूजिन को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर यूजिन ने अपना चाकू निकाल कर टैक्सी ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ड्राइवर ने पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस रास्ते में ही थी। फिर ड्राइवर को मारकर यूजिन ने अपना चाकू अच्छे से पॉलिश किया। रिकॉर्ड के अनुसार इतना कुछ यूजिन ने सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड के भीतर किया था, क्योंकि यूजिन की मॉम का कॉल एंड होना और पुलिस के वहां पहुंचने पर बस इतना ही टाइम का डिफरेंस था। तभी यूजिन पूरा क्राइम सीन परफॉर्म करके वापस हान के पास लौटता है, लेकिन हान काफी हैरान था क्योंकि इस वक्त स्टॉप वॉच में ऑलमोस्ट 5 मिनट बीत गए थे, जो कि 1 मिनट और 40 सेकंड से काफी ज्यादा था। इसे देख हान यूजिन से सब फिर से परफॉर्म करने कहता है। तब यूजिन मान जाता है और फिर से सब परफॉर्म करके वापस लौटता है, लेकिन इस बार भी समय 4 मिनट से ज्यादा हो रहा था। इसे देख हान समझ जाता है कि ये फाइल सिर्फ यूजिन को फंसाने के लिए बनाई गई थी, इसलिए हान उस फाइल को फाड़ कर वहीं फेंक देता है। आगे हान और यूजिन दोनों ही इस केस को लेकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिस कारण बहुत जल्दी इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों फाइल्स और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रोड को डिजाइन करके पूरा एविडेंस जोड़ती हैं, जिससे कोर्ट में साबित हो सके कि ये मर्डर 5 मिनट से पहले नहीं किया जा सकता था। इस मैप के तैयार करने के बाद हान यूजिन से कहता है, आर्टिकल 420 के तहत हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जब इन 5 मिनट के दौरान किलर मर्डर को अंजाम दे रहा था तब तुम कहाँ बिजी थे? क्या कोई ऐसा था जिसके साथ तुम उस वक्त मौजूद थे? तो इसे सुन यूजिन को कुछ याद आता है और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है। इधर हम यूजिन की क्लासमेट सुकी को उसी के बार के एक कमरे में देखते हैं। यहाँ ऑफिसर कैंग सुकी का रेप करना चाहता था, इसलिए वो सुकी को दरवाजा खोलने कहता है, लेकिन सुकी ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ बार में ये सारा शोर यूजिन को सुनाई देता है। तभी अचानक से ऑफिसर कैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इसे देख सुकी अपने पास से चाकू लेकर कैंग को वहीं रुकने कहती है, लेकिन कैंग सुकी के चाकू को फेंक देता है और सुकी की तरफ बढ़ने लगता है। पर इतने में ही पीछे से यूजिन आकर कैंग पर हमला कर देता है और कैंग को मार मार कर जख्मी कर देता है। यहाँ सुकी कैंग का चाकू से मर्डर करने वाली थी, क्योंकि कैंग उसे काफी समय से परेशान कर रहा था, लेकिन यूजिन ऐसा करने से सुकी को रोक लेता है और सुकी का चाकू लेकर अपनी बाइक के अंदर रख देता है। यही यूजिन की सबसे बड़ी गलती थी। फिर यूजिन सुकी को अपने साथ लेकर उस बार से काफी दूर वाले बस स्टॉप की तरफ जाने लगता है। बस स्टॉप के पास आते ही सुकी यूजिन से प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कभी बार के होस्टेस का काम नहीं करेगी। ये सेम वही समय था जिस वक्त किलर अपने मर्डर को अंजाम दे रहा था। इस स्टोरी को सुनकर हान कहता है, तो इसी वजह से उस ऑफिसर कैंग ने तुम्हें झूठे केस में फंसाया, क्योंकि तुम्हारा उससे पंगा हो गया था। वैसे तुम्हारी उस क्लासमेट का नाम क्या था? यूजिन कहता है, मुझे उसका लास्ट नेम नहीं पता। वैसे भी उस तरह का काम करने वाली लड़कियां अक्सर अपना झूठा नाम बताती हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अगले दिन हान से मिलने उसके ऑफिस में इस केस का पुराना लॉयर जिम आया था। जिम ने ही यूजिन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ा था और अब जिम काफी अमीर वीआईपी लॉयर था। हान जिम को देखते ही समझ जाता है कि जिम यहाँ उसके केस के नए ट्रायल को रोकने आया है। तब जिम कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ। बहुत जल्द मेरी एक कंपनी बनने वाली है। अगर तुम इस केस को यहीं छोड़ देती हो तो तुम मेरी उस कंपनी के इक्वल पार्टनर बनोगे। तो इस ऑफर को हान रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट से धोखा नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ सीन यूजिन पर शिफ्ट होता है, जिससे मिलने लोकल माफिया के कुछ लोग आते हैं। इन लोगों को गैर कानूनी धंधे के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए यूजिन ने इनसे सुकी की डिटेल्स मंगवाई थी। यूजिन जब देखता है तो उनके कागज में सुकी का असली नाम और एड्रेस लिखा हुआ था।
आगे यूजिन सुकी से मिलने उस एड्रेस पर पहुंचता है। सुकी इस टाउन के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इधर यूजिन को देखते ही सुकी उसे पहचान जाती है। यूजिन सुकी से पूछता है, उस रात घटना वाले दिन मैं तुम्हारे साथ था, फिर भी तुमने इस बात की गवाही क्यों नहीं दी? तब सुकी बताती है, उस समय मैं गलत प्रोफेशन में थी और इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरे जानने वालों के सामने मेरी बदनामी ना हो जाए, और सॉरी मैं अभी कुछ रीजंस की वजह से तुम्हारी गवाही नहीं दे सकती। तो इसे सुन यूजिन वहाँ से जाने लगता है। तभी सुकी पीछे से आवाज लगाकर कहती है, मुझे एक बात बतानी है। करीबन 3 साल पहले जब तुम जेल में थे तब पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ हुआ था, उसके बारे में तुम्हें जियोंग नाम का एक पुलिस ऑफिसर अच्छे से बता सकती हैं। फिर इसके बाद यूजिन जियोंग से मिलने जाता है। आगे जियोंग यूजिन को अपने कमरे में बताता है, 3 साल पहले मुझे डिपार्टमेंट में एक कॉल आया था। उसमें यू नाम के एक लड़के ने हमें खबर दी थी कि वो असली किलर को जानता है। तभी ये सीन यहीं एंड होता है। फिर रात में हान को यूजिन का कॉल रिसीव होता है। यूजिन कॉल में कहता है, पार्क नाम का एक स्कूल स्टूडेंट असली किलर था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कॉल करने के बाद यूजिन पार्क का पता लगाकर पार्क को देखते ही मारने लगता है। तब पार्क अपने बचाव के लिए वहां से भाग जाता है और यूजिन उसका पीछा करता है। भागते हुए पार्क पार्किंग लॉट तक पहुंचता है, लेकिन तभी पार्क वहां किसी गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाता है। उस गाड़ी के अंदर हान बैठा हुआ था। पार्क के गिरते ही वहाँ यूजिन आता है और पार्क का गला दबाकर उसे सब कन्फेस करने को कहता है। तब पार्क सच्चाई बताने को राजी हो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस वक्त पुलिस क्राइम सीन में पहुंची थी उस समय पार्क वहीं पास में रहने वाले क्लासमेट यू के घर छिपा हुआ था। पार्क यू से कहता है, मैं बस उस ड्राइवर को डराकर पैसे लूटना चाहता था, लेकिन उसने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और फिर मुझे उसे मजबूरन मारना पड़ा। खैर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इधर यू पार्क से डरकर इस बात को सीक्रेट रखने मान जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पार्क खुद ही थक हार कर पुलिस से कन्फेस कर देता है कि वो मर्डर मैंने ही किया था। तब ऑफिसर कहता है, ये सब हमें तुमने तब क्यों नहीं बताया? ऐसा कहकर सारे पुलिस वाले पार्क को पीटने लगते हैं। फिर ये खबर चीफ के कानों तक पहुंचती है और चीफ उस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर कैंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कैंग कहता है, आप जानते हैं कि मैंने ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया था, इसमें आपका भी फायदा था। इसे सुन चीफ कैंग को एक किक मारता है और उसे वापस उठाकर कहता है, अगर ये केस कोर्ट में फिर से आया तो हमारी बदनामी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे, पर इस प्रॉब्लम को तुमने शुरू किया था और अब तुम ही इसे खत्म करोगे। तो इसके बाद कैंग चीफ की तरफ से हरी झंडी मिलने पर पार्क और यू को भी टॉर्चर करता है। यहाँ पार्क मर्डर कन्फेस करके जेल जाना चाहता था, लेकिन कैंग की मार के सामने पार्क अपने घुटने टेक देता है। कैंग पार्क से कहता है, कल तुम पुलिस स्टेशन में ये गवाही दोगे कि तुमने गलत कन्फेशन किया था। वहीं तुम्हारे दोस्त यू की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा बताकर हम तुम्हारे दोस्त को कुछ समय के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। तो इस गवाही के बाद यू को 2 सालों के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहीं पर यू डिप्रेस्ड होकर आत्महत्या कर लेता है। तो इसे सुन हान गुस्से में पार्क का कॉलर पकड़ता है, क्योंकि उसके कारण से यूजिन ऑलमोस्ट 15 साल जेल में रहा था। तब यूजिन पार्क को रोककर कहता है, हम इसे ना ही मार सकते हैं और ना ही पुलिस के हवाले कर सकती हैं, क्योंकि एविडेंस की कमी से ये दोबारा पुलिस स्टेशन से रिहा हो जाएगा। तो इसे सुन हान पार्क को उठाकर कहता है, ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हारा कोर्ट में इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर हान उसे छोड़ देता है। अगले दिन हान न्यूज में आकर लोगों से कहता है, यूजिन के केस में काफी लापरवाही की गई है, इसलिए हम वो केस फिर से शुरू कर रहे हैं। अगर इस केस से जुड़ा कोई भी गवाह हमें कुछ बता सकता है तो हम पर और यूजिन की फैमिली पर उसका बहुत एहसान होगा। अगली सीन में हम हान की असिस्टेंट को देखते हैं, जो हान के पास आकर एक स्लिप देती है। इस स्लिप में केस के किसी गवाह ने अपना नंबर भेजा था। आगे हान इस नंबर को अपने पार्टनर जैंग को दिखाता है और जैंग इस फोन नंबर को मोड़कर अपने पास ही रख लेता है। फिर हान अपना नंबर भेजने वाले उस गवाह से पर्सनली जाकर मिलता है। इस गवाह का नाम चोई था और चोई एक ट्रक ड्राइवर है। चोई हान को बताता है कि उस रात मैं ट्रक को पार्किंग में लगाकर सो गया था। फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने कार की खिड़की से बाहर झांककर थोड़ी ही दूर खड़े एक लड़के को देखा, जो मर चुके ड्राइवर की गाड़ी के पास से गुजर रहा था। हान कहता है, क्या उस लड़के के आसपास कोई बाइक खड़ी थी? तो चोई इस पर साफ मना कर देता है। हान कहता है, तुम उस वक्त ये गवाही क्यों नहीं देने आए? चोई कहता है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन इंस्पेक्टर कैंग और उसके साथियों ने मुझे गवाही देने से रोक दिया। इसे सुन हान यूजिन से कहता है, अब तुम्हें वो पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए चोई की गवाही काफी है। तब इतने में ही वहाँ पर कैंग की गाड़ी आ जाती है। कैंग अपने साथियों से चोई को अरेस्ट करने कहता है। तब हान उन्हें रोककर अरेस्ट करने का रीजन पूछता है। कैंग बताता है, चोई ने एक इलीगल कैफे में गैम्बलिंग की थी। वही कॉल हिस्ट्री चेक करने पर हमने पता किया कि चोई प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व है। ऐसा कहकर कैंग चोई को ले जाने लगता है,
लेकिन फिर भी हान इनका विरोध करता है क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसे इस केस का एक गवाह मिला था। तब पुलिस वाले ऑर्डर के खिलाफ जाने पर हान को भी पकड़कर ले जाती हैं, जिससे यूजिन और उसकी मदर के हाथ फिर से निराशा लगती है। इसी के पैरलर में हम केस के पुराने लॉयर जिम को देखती हैं। जिम के कमरे में हान का पार्टनर जैंग आया था, जिस ऑफर को हान ने रिजेक्ट कर दिया था। उसी ऑफर के लालच में जैंग जिम के साथ मिल गया था। जैंग ने ही विटनेस ट्रोई तक पहुंचने के लिए ऑफिसर कैंग को उसका नंबर और एड्रेस दिया था। अगले सीन में जब हान केस की फाइल निकालने जाता है तब उसके हाथ अचानक से रियल एस्टेट की एक फाइल लगती है। इस फाइल के एक पेज में लिखा हुआ था कि जिन ने अपनी कंपनी का आधा शेयर जैंग के नाम कर दिया है। तभी जैंग उधर पहुंच जाता है। हान जैंग से कहता है ये क्या है। जैंग कहता है ये एक डील है, वैसे भी तुमने ये केस पैसों के लिए किया था। अगर तुम भी जिम के साथ मिल जाओ तो जिम तुम्हारे साथ साथ यूजिन की फैमिली को भी उनके नुकसान का सारा पैसा दे देगा। और वैसे भी अब इस ट्रायल का कोई विटनेस नहीं रहा, तुम्हें ट्रायल छोड़ देना चाहिए। तो इसे सुन हान समझ जाता है कि उसके इकलौते विटनेस को जेल भेजने के पीछे जैंग का ही हाथ था। लेकिन जैंग पैसों में इतना अंधा हो गया था कि अब उसे हान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में जैंग अपने सभी कलीग और बॉस के सामने जोक सुनाकर उन्हें एंटरटेन कर रहा था। तभी वहाँ हान आ जाता है और सभी के सामने जैंग का पांडा फोड़ते हुए कहता है एक इंसान को पैसों से भी ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी होती है, जिसके बगैर वो एक पल भी नहीं जी सकता। और तुमने घूस लेकर पैसों के बदले उनकी इज्जत खरीदने की कोशिश की है। तुम एक मुजरिम हो। जैंग कहता है तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं। मैंने उस कंपनी की पार्टनरशिप ली है जो कि कोई गुनाह नहीं है। हान कहता है लेकिन तुमने गुनाह किया है और अब मैं तुमसे जल्द ही फिर से मिलूंगा एक नए ट्रायल पर। ऐसा बोलकर हान अपना बैग लेकर उस कंपनी को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगता है। तभी हान को बॉस बीच रास्ते में रोककर अपनी कंपनी में एक नए पोस्ट का ऑफर देता है, पर उसके बदले उसे यूजिन का केस छोड़ना होगा। तब हान इस पोस्ट को भी रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान यूजिन के वर्क प्लेस में पहुँचता है। इधर यूजिन मौजूद नहीं था और सब कुछ बिखरा पड़ा था। तभी हान की नजर एक बुक पर पड़ती है। इस बुक को स्क्रॉल करते वक्त हान के हाथ इसमें रखी एक स्लिप लगती है। इस स्लिप में सुकी का एड्रेस था। इससे हान समझ जाता है कि यूजिन हान से छिपते हुए कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। अब उस एड्रेस को फॉलो करके हान सुकी के रेस्टोरेंट पहुंचता है। हान सुकी को बताता है मैं यूजिन का लॉयर हूँ, क्या तुम जानती हो कि यूजिन कहाँ गया है? सुकी झूठ बोलते हुए कहती है मुझे नहीं पता, वो बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया था, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तब हान गुस्से में यूजिन की वही बुक दिखाता है जिस बुक में सुकी की ही फोटो थी। हान कहता है वो लड़की तुम ही थी जिसके लिए 15 साल पहले यूजिन ने एक पुलिस वाले से पंगा लिया था, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश निकली कि तुमने केस के रिट्रायल पर भी उसकी मदद करने के लिए एक कॉल तक नहीं किया। पता है आज वो असल में एक मर्डर करने जा रहा है। हान के इतना कहते ही सीन कैंग के साथियों पर शिफ्ट होता है। इधर हान पीछे से आकर कैंग और उसके साथियों पर अचानक से हमला कर देता है। पैलर में हम हान को देखते हैं। हान अपनी गाड़ी से उसी तरफ जा रहा था जहाँ का एड्रेस उसे सुकी ने दिया था, क्योंकि उसी एड्रेस पर ऑफिसर कैंग अपने ज्यादा सस्पेक्ट को टॉर्चर करता था। फिर हम यूजिन को देखते हैं जो कैंग के साथियों को जख्मी करके कैंग पर हमला करता है और उसे लड़ते वक्त नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही जमीन में यूजिन के हाथ एक चाकू लगता है। इस चाकू से यूजिन कैंग को जान से मारने ही वाला था कि तभी हान धक्का देकर यूजिन को रोक लेता है। तब यूजिन कहता है लॉ इस जैसे फ्रॉड इंसान को सजा नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। तब हान यूजिन को रोककर कहता है अगर कैंग फ्रॉड है तो मैं उससे भी बड़ा फ्रॉड हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे इस केस को सिर्फ इसलिए लेना था ताकि इससे मुझे मेरा अगला केस मिलने में आसानी हो। इस केस के हारने या जीतने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए थी। इसलिए पहला बार मुझ पर करो या फिर मुझे एक और मौका दो कि मैं इस आदमी को गुनहगार साबित करके इसे दुनिया के सामने सजा दिलवाऊं। सब तुम्हारे हाथ में है और मैं जानता हूँ कि तुम कोई किलर नहीं हो। ऐसा बोलकर हान यूजिन को गले लगा लेता है। फिर मूवी कुछ समय आगे बढ़ती है। इधर यूजिन के केस पर नए मुकदमे की अर्जी एक्सेप्ट हो गई थी। इस मुकदमे को देखने कोर्ट में हान की डिवोर्स वाइफ अपनी बेटी के साथ आई थी। वहीं यूजिन की मॉम को भी नए मुकदमे से काफी उम्मीद थी। इधर हान जज से कहता है मैं ये मुकदमा सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ जो 15 साल तक जेल में रहा और उसकी मॉम ने कई तकलीफों का सामना किया। मुझे होप है कि इस ट्रायल से शायद उस लड़के और उसके परिवार वालों को न्याय मिलेगा।
फिर मूवी के एंड सीन में हमें बताया जाता है कि रियल लाइफ में यूजिन इस केस को जीत गया था और अब यूजिन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वहीं आखिर में हम मूवी के लॉयर और रियल लॉयर हान को एक साथ देखती हैं, क्योंकि ये घटना असली थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।